स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रोटेशनल मोशन शुरू किया था, सेंटर ऑफ मास, और हमने ये किया था रिजिड बॉडी सिस्टम, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। फिर हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ कैलकुलेट किया था, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम। हमने इसका फॉर्मूला ट्राई करा था, जो कि ये आया था, R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखिए, इसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब जो हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम किया था, अब हम करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल्स। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम है। अब देखिए, अगर एन पार्टिकल्स होंगे तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्म हो जाएगा, उसे हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस अप टू Mn Rn अपॉन M1 प्लस M2 प्लस अप टू Mn। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा, अगर हम समीशन साइन के साथ लिखेंगे, Mi Ri अपॉन समीशन ऑफ Mi, और i की वैल्यू 1 to n, i की वैल्यू 1 to n। तो ये जो समीशन ऑफ Mi है, ये टोटल मास हो जाएगा, तो इसे हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो R हो जाएगा हमारा समीशन साइन Mi Ri, वेयर i इज इक्वल टू 1 to n अपॉन टोटल मास, क्योंकि जो समीशन ऑफ Mi की वैल्यू है ये m के इक्वल है, टोटल पार्टिकल का मास। अब देखिए, सपोज जो हमें ये पोजीशन दी हुई है, ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी हुई है, हमें कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में दी हुई है। जैसे सपोज R हमें दिया हुआ है xi yj zk, दिया हुआ है, और जो हमें ri दिया हुआ है, सपोज है xi i कैप yi j कैप zi k कैप, राइट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं, तो हम इस टाइप से कर सकते हैं। एक्स हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ एम आई एक्स आई अपॉन टोटल मास, और वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा समीशन ऑफ एम आई वाई आई अपॉन टोटल मास। सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा समीशन ऑफ एम आई जेड आई अपॉन टोटल मास, राइट। तो हमारा ये हम इसके कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में भी हम इसे निकाल सकते हैं। ये हम तब करते हैं जैसे हमें सपोज R1 दिया हुआ है x1 y1, R2 दिया हुआ है x2 y2, इट मीन्स हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म में दिया होता है। हमें पोजीशंस के जो है कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए होते हैं, तो उनकी हेल्प से हम सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम इन पे बेस्ड जब न्यूमेरिकल्स करेंगे,
तो ये आपको तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ रिजिड बॉडीज। अगर हमें कोई रिजिड बॉडीज है और हम उनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। अब देखिए जितनी भी होमोजीनियस रिजिड बॉडीज होती हैं, उन बॉडीज का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। जितनी भी हमारी होमोजीनियस रिजिड बॉडीज होती हैं, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है वहीं पर सेंटर ऑफ मास होता है, या हम ये कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। तो हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल होमोजीनियस रिजिड बॉडीज their geometrical center coincide with their center of mass। इसका मतलब ये हुआ कि उनका सेंटर ऑफ मास और उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर सेम होता है। अब जैसे सपोज ये कोई एक स्फीयर है और ये इसका सेंटर ओ है। अब ये होमोजीनियस बॉडी हो गई, ये एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, तो जो इसका सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, राइट। अगर ये कोई एक रिंग है, ये स्फीयर, ये रिंग, तो जो इसका सेंटर है वही इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट। अब देखिए अगर कोई एक ट्रायंगुलर बॉडी है, अगर कोई एक ट्रायंगुलर बॉडी है तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, इसका जो सेंट्रॉइड होगा वही इसका सेंटर ऑफ मास भी होगा, राइट। तो ये हमारी होमोजीनियस बॉडी है, इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर सेंटर ऑफ मास भी होता है, या हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विद द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ होमोजीनियस रिजिड बॉडीज, राइट। अब देखिए अगर कोई एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है, अगर कोई एक यूनिफॉर्म थिन रॉड है और हमें उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, हमें उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो ये हम इंटीग्रेशन मेथड से करते हैं। जैसे सपोज ये कोई एक थिन यूनिफॉर्म रॉड है और ये इसका एंड ए है, ये एंड बी है, जो ये एंड ए है ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 0, और इसकी लेंथ क्योंकि एल है, एल लेंथ की रॉड है,
तो हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग रखी हुई है, राइट। तो इसका जो बी के कोऑर्डिनेट है वो जाएंगे L0। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, ये y और ये x। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने l लेंथ के एक यूनिफॉर्म थिन रॉड को हमने x एक्सिस का लॉन्ग रख दिया, जिसका एक एंड जो a है वो ओरिजिन पे लाई कर रहा है। अब हमें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। हम सपोज करते हैं यहाँ पर हम एक स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं जिसकी थिकनेस dx है। ये dx जो है स्मॉल थिकनेस का एक एलिमेंट लेते हैं जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है, राइट। चलिए अब देखिए, ये जो स्मॉल एलिमेंट है इसका मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट सपोज ये dm है, राइट। चलिए तो यूनिटरी मेथड से हम इसका मास निकालते हैं। देखिए जब टोटल लेंथ l थी तो मास m था, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। तो डेल्टा x जो है लेंथ का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू जितने लेंथ का हमें मास कैलकुलेट करना है। ये मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है। मैं इधर से आपको समझाता हूँ। देखिए जब रॉड की लेंथ l थी तो मास m था, तो यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, राइट। तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू जितनी लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, तो m/l इंटू dx। ये मैंने डायरेक्ट जो है m/l इंटू dx जो है यहाँ पे आपको बता दिया। अब देखिए हमें इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। सपोज इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है एक्स सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास। हमें इनकी वैल्यू एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग रखा हुआ है और ये जो पॉइंट है इसे हमने कोऑर्डिनेट्स 0 0 और L0 है, तो हमें ये निकालना है। चलिए पहले एक्स सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं। एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन साइन x इंटू dm। और ये हम इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो 0 से लेकर l तक करेंगे। जो x है वो 0 से लेकर l तक है। तो देखिए 1/m x से जो हम इंटीग्रेशन ये हम dm की वैल्यू पुट कर देते हैं। dm कितना है, m/l इंटू dx, क्योंकि ये जो हमने अब देखिए हमने क्या करा था, तो ये था हमारा यूनिफॉर्म थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास। इसमें हमने क्या करा, हमने एक रॉड ली जिसकी लेंथ l थी, थिन यूनिफॉर्म रॉड, और उसे हमने x एक्सिस के लॉन्ग रख दिया। उसका एक एंड जो a था वो हमने ओरिजिन पे रखा, उसके कोऑर्डिनेट हो गए 0 0, और दूसरा एंड हो गया क्योंकि l लेंथ थी इसकी L0। हमने इस रॉड में ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया जिसका मास dm, और इसकी जो ये लेंथ है एलिमेंट की वो dx ली, स्मॉल लेंथ dx, और ये ओरिजिन से x डिस्टेंस पर था जो ये एलिमेंट है ये। अब देखिए मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट हमने dm सपोज करा, तो dm हो जाएगा टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एलिमेंट। ये हमारा स्मॉल मास आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट का मास आ जाएगा, स्मॉल एलिमेंट का मास dm। अब जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो सपोज एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास, ये हम कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं। तो एक्स सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dm, क्योंकि हम एक्स का लॉन्ग निकाल रहे हैं तो एक्स dm हो जाएगा। अगर वाई सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वाई dm। तो 1/m dm जो था स्मॉल मास उसकी हमने जो है m/l इंटू एक्स
वैल्यू पुट कर दी dx, और लेंथ कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू, ये जो एलिमेंट है ये 0 से लेके l तक होगा, तो 0 टू l हमने कैलकुलेट करना है। जो ये l था ये बाहर आ जाएगा और m से m कैंसिल हो जाएगा। जब हम x का इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा x² 2, और इसकी लिमिट हमने 0 टू l, लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर जो है l और ये 2 बाहर, x², एक बार अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 थी, अपर लिमिट l थी, तो एक बार l² माइनस 0, तो l², l से एक l, तो l/2, तो x सेंटर ऑफ मास आ जाएगा l/2, और y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो l/2, क्योंकि ये एक थिन रॉड है और ये x का लॉन्ग है, तो इसका y सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 होगा, x एक्सिस पे ही है, तो l/2 0, राइट। तो ये थिन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास जो है रॉड के मिडल में या मिड पॉइंट पर लाई करता है, ये हम थिन यूनिफॉर्म रॉड, राइट। तो अभी जो मैंने बताया कि अगर हमें x सेंटर ऑफ मास निकालना होता है 1/m x/dm, y सेंटर ऑफ मास 1/m y/dm, और z सेंटर ऑफ मास जो होता है 1/m z/dm। और अगर हम इसे जनरल वे में लिखते हैं, r सेंटर ऑफ मास रहता है 1/m इंटीग्रेशन साइन r/dm, ये इंटीग्रेशन के साइन थे, तो ये हमने इंटीग्रेशन जो है कैलकुलस मेथड यूज किया था। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटर ऑफ मास, जो हमारी जितनी भी हमारी होमोजीनियस बॉडीज होती हैं, होमोजीनियस रिजिड बॉडीज होती हैं, उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पर सेंटर ऑफ मास लाई करता है। जैसे एक सॉलिड स्फीयर है, उसका जो सेंटर होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर, वहीं उसका सेंटर ऑफ मास भी होगा। अब अगर हम सपोज ये कोई हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और हमने एक स्फीयर रखा हुआ है जो कि एक्सिस को टच कर रहा है, और सपोज इसकी रेडियस r है, राइट, और हमें इसका सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये देखिए ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी r, ये भी r, इसका सेंटर O, तो इसके कोऑर्डिनेट जो है ये ओरिजिन, इससे सेंटर को हम C से डिनोट कर देते हैं, C, तो इसका सेंटर ऑफ मास r पर लाई करेगा अगर हम ऐसे रखते हैं, क्योंकि इस सेंटर के सीधे कोऑर्डिनेट रहेंगे r। तो इसी टाइप से हम जो भी ये है, जैसे अगर ये रिंग है तब भी r, अगर ये स्फीयर है तो जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो जैसे अगर यूनिफॉर्म होलो स्फीयर है, उसका सेंटर जो जहाँ पर होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा। सॉलिड स्फीयर होगा, सर्कुलर रिंग होगी या सर्कुलर डिस्क होगी, जहाँ पर इनका सेंटर होगा बॉडी का वही सेंटर ऑफ मास भी लाई करेगा। तो इस टाइप से आपके पास जो बुक है उसमें जो हमारी होमोजीनियस बॉडीज होती है, रिजिड बॉडीज, उनका सेंटर जो होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। तो बुक में आपको दिया हुआ होगा, जैसे अगर कोई रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल ब्लॉक है, राइट, तो जहाँ पर भी उसके डायगोनल्स एक कट करते हैं वहाँ पर उसका सेंटर लाई करेगा, वहीं पर सेंटर ऑफ मास होगा। अब जैसे होलो सिलेंडर अगर होता है, होलो सिलेंडर, तो सिलेंडर के जो एक्सेस का मिड पॉइंट होता है वहीं पर सिलेंडर का सेंटर होगा, वहीं पर उसका सेंटर ऑफ मास होगा। सॉलिड सिलेंडर में भी सेम ऐसे ही होगा। अब देखिए सेंटर ऑफ मास जो होता है, जो किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करती। जैसे अभी हमने थिन यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास निकाला, तो अगर हम उसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं l/2 और 0 थे, और अगर सिर्फ कोई एक रॉड है जिसकी लेंथ l है, तो उसके मिड पॉइंट पर
जो उसकी एक्सिस है, रॉड की एक्सिस के मीट पॉइंट पर रॉड का सेंटर भी होगा और वही सेंटर ऑफ मास होगा। तो हम ये बोल सकते हैं पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब ये किस पे डिपेंड करता है? जो सेंटर ऑफ मास है वो डिपेंड करता है शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ठीक है। और जो हमारी मटेरियल बॉडी होती हैं, जो भी हमारी मतलब रिजिड बॉडीज होती हैं, मटेरियल बॉडी, ये विद इन बॉडी और आउटसाइड बॉडी कहीं पर भी लाई कर सकता है। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर या बॉडी के बाहर दोनों जगह हो सकता है। देखिए कैसे, ये स्फेयर है, स्फेयर का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, राइट। और यहीं पे सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा सेंटर पे। ये सेंटर ऑफ मास है और ये बॉडी का सेंटर है और यहाँ ये सॉलिड स्फेयर है, राइट। तो सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर है। लेकिन अगर ये रिंग है, ये रिंग है, तो रिंग का जो मास होता है वो सरकमफ्रेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है। रिंग का मास सरकमफ्रेंस पे होता है, जो ये रिंग है। रिंग का सेंटर ये है, तो सेंटर ऑफ मास भी यही होगा। अब ये बॉडी के बाहर है, जो मटेरियल बॉडी है, मटेरियल बॉडी है उसके बाहर लाई कर रहा है, राइट। और ये स्फेयर है, ये मटेरियल बॉडी है, ये बॉडी के अंदर लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो विद इन और आउटसाइड द मटेरियल बॉडी लाई कर सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो होता है वो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं ओनली अंडर ट्रांसलेटरी मोशन। अगर कोई बॉडी रोटेटरी मोशन में है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है ट्रांसलेट बॉडी में जो कोई एक बॉडी है उसमें ट्रांसलेटरी मोशन है, तो बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन भी चेंज होती रहती है। तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास चेंजेस इट्स पोजीशन ओनली अंडर द ट्रांसलेटरी मोशन, और रोटेटरी मोशन का सेंटर ऑफ मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखिए, अगर कोई बॉडी काफी सारे डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है तो हम उस पूरी बॉडी का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कोई एक बॉडी है और डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है, तो हम उसका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना, थिन लेमिना होते हैं, थिन फ्लैट प्लेट, और ये कुछ ऐसे रखी हुई है। ये एल शेप्ड लेमिना है, ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। तो एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ यूनिफॉर्म एल शेप्ड लेमिना। हमें एक एल शेप्ड लेमिना दी हुई है। लेमिना जो है ये थिन फ्लैट प्लेट होती है, और जो लेमिना का मास है वो 3 kg हमें दिया हुआ है टोटल मास। इसमें हमें फिगर दी हुई है, तो ये कुछ ऐसे है। ये एक लैमिना है, एल शेप्ड लैमिना, जिसका मास हमें दिया हुआ है
ये ओरिजिन, ये ऐसे करके एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग रखी हुई है, राइट। हम इसे सपोज करते हैं कि ये ऐसे करके 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जो मास ऑफ लेमिना है, मास ऑफ लेमिना वो 3 kg हमें दिया हुआ है, राइट। अब हम सपोज करते हैं कि ये जो एल शेप लेमिना ये 3 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। अब सपोज इसका सेंटर यहाँ पे C1, ये इसका सेंटर यहाँ पे हो गया इस पार्ट का C2, और इस पार्ट का सेंटर यहाँ पे हो गया C3, राइट। ये फिगर हमें गिवन है, ये जो फिगर है हमें गिवन है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए इस पॉइंट के 0 0, इसके हो गए 1 0 और इसका हो गया 2 0। इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं ये A है, राइट। और ये वाला पॉइंट हमें B, ये पॉइंट D, ये पॉइंट E और ये पॉइंट F। इसका मतलब हुआ कि इसकी लेंथ 1 है और यहाँ तक 2 है, तो ये हाइट भी 1 होगी। इसकी लेंथ है 2 और हाइट है 1, तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 2 1 बी पॉइंट के। जो डी है इसके हो जाएंगे 1 1। अब ये हाइट जो है ये है 2 और ये डिस्टेंस हो गई 1, तो ई के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 2 और एफ के कोऑर्डिनेट ये है वाई एक्सिस पे, तो 0 1 और ये एफ के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 2। एफ के कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 2। अब देखिए हम C1 C2 और C3 के सेंटर्स जो है फाइंड आउट कर लेते हैं। C1 C2 और C3 के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो C1 के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा 1 था, तो ये इसके हाफ में लाई करेगा, ये डिस्टेंस भी हाफ होगी, ये भी हाफ होगी, तो C1 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1/2 1/2, राइट। C2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये 1 है और यहां तक ये हाफ हो जाएगा, तो C2 की एक्स एक्सिस अलॉन्ग हो जाएगा 3/2 3/2 और इसकी जो हाइट है वो 1/2 1/2। अब C3 की बात करते हैं। C3 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस 1/2 और y के लॉन्ग एक्सिस ये पूरा 1 और ये हाफ 3/2। तो इस तरीके से हम जाए इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें फिगर दी हुई थी, हमने C1 C2 C3 के कोऑर्डिनेट्स, हमने ये जो एल शेप लेमिना थी इसे हमने 3 पार्ट्स में सपोज कर लिया। अब क्योंकि इसका 3 kg था, तो M1 M2 M3 इन तीनों के मास M1 M2 M3 वो 1 1 1 kg हो जाएंगे, तो M1 M2 M3 ये 1 kg ईच हो जाएगा। अब देखिए अब ये हम सपोज करते हैं कि ये जो एल शेप लेमिना है ये 3 डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी हुई है और हम इसका कंबाइन जो है सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब क्योंकि सेंट्रल ये जो हमने इसे C1 C2 C3 था ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैलकुलेट करा था, तो एल शेप लेमिना का जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्स कोऑर्डिनेट सपोज एक्स है, तो ये हो जाएगा M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। तो इन तीनों का जो सम है M1 प्लस M2 प्लस M3 ये तो 3 kg टोटल मास ये हमें गिवन था। तो चलिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं M11 x1, तो C1 का जो x कोऑर्डिनेट है ये x1 हो जाएगा 1/2 प्लस ये M2 जो है ये भी 1 और C2 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3/2 प्लस M3 ये भी 1 और x3 C3 का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2 अपॉन टोटल मास 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1 1 प्लस 3/2 5/2,
तो कुछ ऐसा होगा 5/2/3, तो 5/6 आएगा। 5/6 सिमिलर वे में हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेते हैं। इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, और ये हो जाएगा m11 y1, c1 का y कोऑर्डिनेट 1/2 प्लस m2 1 y2 c2 का y कोऑर्डिनेट 1/2 प्लस m3 1 y3 c3 का y कोऑर्डिनेट 3/2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये भी 1 प्लस 1 सॉरी 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 1 प्लस 3/2 5/2, तो 5/2 अपॉन 3, और ये भी 5/6। तो ये जो हमारी एल शेप्ड लेमिना है, इसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 5/6 5/6, उसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। जो ये एल शेप्ड लेमिना हमें दी हुई है, इसके जो इस पूरी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 5/6 का लाई करेगा, राइट। तो ये कहीं यहाँ पर इस लाइन पर लाई करेगा ओडी पर। तो इस टाइप से ये एक बॉडी थी, इसे डिफरेंट पार्ट से हमने सपोज करके बना हुआ है। तो जो डिफरेंट पार्ट्स के सेंटर्स थे वो हमने फाइंड आउट करें, और फिर हमने पूरी बॉडी का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है वो फाइंड आउट कर लिया। तो इससे एक तो आपको कि अगर हमें ये जो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे कोऑर्डिनेट फॉर्म में, तो हमने सेंटर ऑफ मास जो ये पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनके सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करे, और फिर हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से ये x इक्वल टू m1 x1 प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x अपॉन m1 प्लस m2 m3 सिमिलरली y के, तो इसकी हेल्प से हमने x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करे। तो ये एग्जांपल है, इस टाइप से हमने बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज जो हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट किया है, कंटिन्यू किया था लास्ट क्लास में जो कराया था। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ एंड पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये करा है, और सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी, जो भी हमारी होमोजीनियस रिजिड बॉडीज होती हैं, जो भी हमारी, तो ये जो हमारी बॉडीज होती हैं यूनिफॉर्म रिजिड बॉडीज, उनका जो सेंटर होता है वही सेंटर ऑफ मास होता है। फिर हमने यूनिफॉर्म थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया, फाइंड आउट किया, ये हमने मेथड यूज़ किया था। तो आपने ये लिख लिया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। और फिर मैंने एग्जांपल आपको कराया एल शेप लैमिना का, जो सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करा था। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपके पास जो बुक है, आप अब उसमें से सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चंस ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास करेंगे, जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो छोटा सा कंसेप्ट है, और वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।